जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके उसका ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ऑल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न सेशन। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, सबसे पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला कहाँ पाया गया? सबसे पुराना 41,000 साल पुराना कहाँ पाया गया है? इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट। टीम इंडिया जो अभी तक विश्व विजेता बनी हुई थी, बनने के बाद अभी तक इंडिया वापस इतने दिनों बाद वापस आ रही है। क्यों आई? इतने दिनों तक वेस्ट इंडीज़ में क्यों फंसी हुई थी? तो उसके बारे में कंप्लीट देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, लेकर्नो अवार्ड। लेकर्नो अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान किरण वाले शाहरुख खान बन गए हैं लेकर्नो पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल सा प्रश्न था। लेकर्नो अवार्ड को याद रखना है, पहले पुरस्कार प्राप्त करता शाहरुख खान को नाम तो याद ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बेरिल तूफान। ये बेरिल तूफान कहाँ आया है? तो बेरिल तूफान, जिसे कि हैरिकेन बेरिल भी कहते हैं, यह तूफान कहाँ आया है? जिसके कारण, इसी तूफान के कारण भारतीय विश्व विजेता क्रिकेट टीम बारबाडोस में फंस गई थी। यह तूफान विंडवार्ड द्वीप समूह, जो कि बारबाडोस, ग्रेनेडा और त्रिनिदाद और टोबैगो क्षेत्र में आता है। बेरिल तूफान आया हुआ बहुत स्पीड का तूफान, चक्रवातीय तूफान है यह। हमारे क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में चक्रवात जिसे कहते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में क्या कहते हैं उसके बारे में कम इसी वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ उस तूफान आया हुआ है जिसके कारण कि भारतीय क्रिकेट टीम वहाँ फंस गई थी और वापस इतने 3 दिनों के बाद वापस आ रही है। तो इसको, भारतीय टीम को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की बोइंग 777 स्पेशल एयर फ्लाइट गई थी और उससे वह वापस आ रही है। बोइंग 777, इसे भी ध्यान रखिए, बोइंग 777 से भारतीय टीम को, क्रिकेट टीम को वापस लाया गया है। तो वेस्ट इंडीज़ के क्षेत्र में यह तूफान आता है, बेरिल तूफान वेस्ट इंडीज़ के क्षेत्र में। और यह जो है तूफान बहुत तेज आया था, इसके कारण भारतीय टीम वहाँ फंस गई थी। चलिए इसके बारे और समझ लेते हैं। ये तो समझ लिया आप लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट। तो तूफान जो आते हैं किन क्षेत्रों में, जो कि चक्रवातीय तूफान आते हैं, उसका नाम क्या है? तो हरिकेन हमने देखा, हरिकेन कहते हैं, जो कि बेरिल नाम रखा गया इस बार जो उस क्षेत्र में आया है। बेरिल नाम रखा गया, जो चक्रवातीय तूफान आया उसका नाम रखा गया बेरिल। तो हरिकेन कहते हैं हमारे क्षेत्र में, जो चक्रवात कहते हैं तो उस क्षेत्र में हरिकेन कहते हैं। तो हरिकेन किस क्षेत्र में आते हैं, क्या कहा जाता है? तो कैरिबियन क्षेत्र या और अटलांटिक महासागर वाले क्षेत्र में हरिकेन कहते हैं चक्रवातीय तूफान को। और मैक्सिको की खाड़ी वाले तूफान, मैक्सिको की खाड़ी भी उसी क्षेत्र में आते हैं, कैरिबियन सी के एरिया में ही आते हैं, तो हरिकेन इस क्षेत्र में कहते हैं। टाइफून, जो चक्रवात तूफान आते हैं, तो टाइफून किस क्षेत्र में कहते हैं? तो चीन सागर और प्रशांत महासागर वाले जो क्षेत्र हैं उस एरिया में जो चक्रवातीय तूफान आते हैं वहाँ टाइफून कहते हैं। यानी कि जापान, फिलीपींस और चाइना में चक्रवातीय तूफान को टाइफून कहते हैं। विली विलीज कहाँ कहते हैं? तो विली विलीज कहते हैं जो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में आते हैं, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में जो चक्रवातीय तूफान आते हैं, तो वहाँ चक्रवातीय तूफान को विली विलीज कहते हैं। और हमारे क्षेत्र में, हमारे भारतीय जो हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं, तो उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। सिंपल सा हम लोग चक्रवात कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं। टोरेंडो कहते हैं, टोर्नेडो कहते हैं। मिसिसिपी नदी बेसिन का जो क्षेत्र है, जो अमेरिका का क्षेत्र है, टोर्नेडो, उस क्षेत्र में चक्रवातीय तूफान को टोर्नेडो कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो यहाँ से भी प्रश्न, इसको भी ध्यान रखना, किस क्षेत्र में क्या नाम कहते हैं, किस नाम से चक्रवातीय तूफान को किस नाम से पुकारते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो इस बार जो वहाँ तूफान आया था, जो तूफान आया था, हरिकेन आया था, जो बारबाडोस में भारतीय टीम फंस गई थी, उसका नाम क्या था? तो बेरिल। ये भी ध्यान रखिए, उसका नाम क्या था? तो बेरिल नाम रखा गया है। बेरिल तूफान के कारण भारतीय टीम वहाँ फंस गई थी, इसका ध्यान रखना है इस नाम को। प्रश्न यहाँ से इस तरह से बन सकते हैं। और किस विमान से वापस लाया गया है? तो बोइंग 777 एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट है, इससे वापस लाया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2024 का 24वां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संघाई सहयोग संगठन जो मीटिंग है, यह आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में, इसका आयोजन हुआ है।
और ये शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय जो बीजिंग चाइना में है, मुख्यालय इसका बीजिंग चाइना में। इसकी स्थापना शंघाई SCO, इसका शॉर्ट में कहते हैं SCO, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, 2001 में, जो कि इस बार 2024 में आयोजन कहाँ हो रहा है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना में हो रहा है। इसके मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स कौन कौन हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी सेंट्रल एशिया के 4 स्टेट, 4 कंट्री हैं। सेंट्रल एशिया के 4 कंट्री हैं। एक कंट्री नहीं है, उसके बारे में मैं मैप के माध्यम से बताऊंगा कौन सी कंट्री, सेंट्रल एशिया की कौन सी कंट्री इस सहयोग संगठन का शंघाई सहयोग संगठन का मेंबर नहीं है, कौन सी नहीं है। उसके बाद 4 ये हो गए। उसके बाद चाइना, रसिया, भारत और पाकिस्तान, इस प्रकार से 8 मेंबर कंट्री हैं शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई सहयोग संगठन नाम है, परंतु इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। ऑप्शन में शंघाई भी हो सकता है, कंफ्यूज करने के। शंघाई को इसका मुख्यालय बीजिंग में, यह ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर। अब मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए कौन कौन से सेंट्रल एशिया के जो हैं, सेंट्रल एशिया की, इसको मैं जूम करके अगर दिखाऊं, करूं मैं इसे जूम, तो ये देखिए कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान मेंबर है। किर्गिस्तान भी मेंबर है। उज्बेकिस्तान भी मेंबर है SCO का, SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO का मेंबर है। और यहाँ ताजिकिस्तान भी मेंबर है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये तीनों ही मेंबर, ये काजिकिस्तान, ये लास्ट में जो है काजिकिस्तान है। तो ये चारों मेंबर है। मेंबर कौन नहीं है? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो है SCO का मेंबर नहीं है। तो याद करने के लिए ध्यान रखिए कि तुर्कमेनिस्तान को अलग कर लेना है, बाकी तो याद ही रहेगा। चाइना, रसिया, भारत और पाकिस्तान, ये 4 हैं। और उधर से यहाँ से ये 4 मेंबर, यानी कि 8, चारों का यहाँ से 4 याद रखना है, और उधर से चाइना, रसिया, भारत, पाकिस्तान, 4 हो गया। ये चाइना इधर है, इसके बाद इधर रसिया। इसको अगर जूम में हटाऊँ इसको, तो रसिया उधर भी दिख जाएगा इधर से। अगर ये, तो यहाँ रसिया है, इधर से ये रसिया आता है, यहाँ रसिया का एरिया आता है। तो इस तरह से आप यहाँ से समझ सकते हैं। क्लियर सा है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। नोमैडिक नाम ही यूनिक सा है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। तो यह एलिफेंट सैन्य अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के सैन्य, इस सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के सेनाओं के बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच। भारत और मंगोलिया की का मिलिट्री एक्सरसाइज है। यह एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, प्रत्येक वर्ष होता है भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना के बीच। तो इस बार जो आयोजन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? 2024 का आयोजन। तो 2024 का आयोजन भारत में हो रहा है, मेघालय में। मेघालय का शहर है उमरोई में हो रहा है। मेघालय के उमरोई नामक स्थान पर 2024 का यह आयोजन हो रहा है। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, भारत की राजधानी, हमारे प्यारे भारत की राजधानी कैपिटल क्या है? तो कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे भारत की राजधानी का नाम जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है TV रविचंद्रन। ये कौन है? तो TV रविचंद्रन को अभी 2024 में नियुक्त किया गया है। किस पोस्ट पर? तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डिप्टी पोस्ट पर इन्हें नियुक्त किया गया है TV रविचंद्रन को। तो नेशनल सिक्योरिटी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। 2014 से अभी तक है, यह तीसरी बार इन्हें नियुक्त किया गया है। 2024 में नई सरकार के बनने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया अजीत डोभाल साहब को। अजीत डोभाल कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार TV रविचंद्रन को नियुक्त किया गया। TV रविचंद्रन कौन है? तो तमिलनाडु कैडर के 1990 बैच के ऑफिसर हैं। 1990 बैच के तमिलनाडु कैडर के हैं ये TV रविचंद्रन। तमिलनाडु बैच के कैडर के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। इन्होंने
निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का नाम याद रखना है, और इससे मैं कनेक्टेड जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा, उसे भी ध्यान रखना है। तो निर्माण पोर्टल का काम क्या है? तो निर्माण पोर्टल के माध्यम से यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में जो अभ्यर्थी पास कर चुके हैं वो किस कैटेगरी के? एससी, एसटी और महिला कैंडिडेट यानी कि फीमेल कैंडिडेट और थर्ड जेंडर के कैंडिडेट ये पास कर गए हैं। यदि उनके फैमिली की वार्षिक इनकम, वार्षिक आय 8 लाख से कम है, 8 लाख से कम है, तो उन्हें कोयला विभाग द्वारा कोल इंडिया में इन्हें संपर्क करना होगा, आवेदन करना होगा। तो कोल इंडिया द्वारा इन्हें 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी या प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। 1 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मेंस की तैयारी और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये की सहायता राशि इन्हें प्रदान की जाएगी। चलिए, ये निर्माण पोर्टल के बारे में हम समझ लिया है। निर्माण पोर्टल क्या है, एक एक पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिशन कर्मयोगी। तो इसी प्रकार का पीएससी से पास करने का जो सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट के लिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था। सिविल सर्वेंटों के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उन काम को अच्छे तरीके से करने के लिए सिविल सर्वेंट के लिए कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रकाशम। ये आंध्र प्रदेश का जिला है। आंध्र प्रदेश का जिले का नाम है प्रकाशम। अब प्रकाशम जिला में ही शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच के सबसे पुराने घोंसले को पता लगाया गया है। विश्व के सबसे पुराना घोंसला, कितने साल पुराना? 41,000 साल पुराना घोंसला मिला है, इसके पता लगाया गया है। इसके पता लगाने में किनका योगदान है? तो एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, उनका सहयोग किया है। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पुरातत्वविदों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें इन्होंने सहयोग किया है। कि कितना बड़ा, 9 से 10 फीट बड़ा है, ये चौड़ा है, 9 से 10 फीट ये चौड़ा घोंसला है। विश्व का सबसे पुराना घोंसला प्रकाशम जिला में, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिला में खोजा गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। आपको जानकारियाँ कितनी अच्छी लगी, कितने हेल्पफुल है, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। आपकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।